हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हों और हैं भी। तो आप लोगों के लिए मैं एक हाई स्कूल का वास्तविक संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ा रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इस √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध होता है आप सब इसको अच्छी तरीके से देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्त, अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो तो इसी का हम सब उल्टा मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्लियर। जब मान लिए कि हम लोग कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखें कि अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ जब परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या। और यहाँ लिख सकते हैं कि क्यों लिखें तो क्यों लिखेंगे, क्यों का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक। अब जब क्यों का मान 0 नहीं हो सकता तो यहाँ हम सब लिखे हैं कि यहाँ p और q के रूप में लिखा जा सकता है। a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब सह अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का ओनली वन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो हम सब लिख दिए कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब क्या करेंगे? हम सब माने हैं कि √2 बराबर √3 है, तो √3 बराबर p/q। क्लियर हो गया। जब p/q हो गया तो अब एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग कर दिए। तो वर्ग करेंगे तो हमारा √3 है, तो क्या हो जाएगा? 3। किसी भी करड़ी में कोई भी संख्या लिखी हो, जब उसका वर्ग करते हैं तो सिर्फ करड़ी को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे? p²/q²। तिरछे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3q² बराबर p²। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि p²। ठीक, चलिए रहने देते हैं। अब क्या करेंगे? इसको कंडीशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब इतना होने के बाद क्या करना है कि 3 को इसके बटे में लाना है। तो q² = p²/3। जब इतना हो गया तो अब यहाँ से दोस्त थोड़ा सा दिमाग ये खर्च करना है कि जो p² है इसमें 3 का जब भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा q² आ रहा है। मतलब p² 3 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। जब पूरा विभाजित हो जा रहा है तो इसी को लिखना है कि p² 3
3 से विभाजित है, विभाजित है। जब p स्क्वायर 3 से विभाजित है तो p भी तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि p स्क्वायर को 2 बार हम लोग p इंटू पी लिख सकते हैं और नीचे 3। तो 3 से जब p स्क्वायर पूरा भाग चला जा रहा है तो p में भी भाग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब क्या करना है, फिर से वही लिखना है कि p भी 3 से विभाजित है। क्लियर हो गया। तो हमारा p भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जब p भी 3 से विभाजित हो गया तो यहाँ एक राउंड हम सब फिर से मानेंगे कि पुनः माना p बराबर 3m। जो यहाँ लास्ट में लिखे हैं p और 3 से विभाजित है तो इसी को मान लेंगे, p बराबर 3 और यहाँ कोई कांस्टेंट अलग से ले लेंगे फिर से, जो ऊपर लिखे हैं उसके अलावा। तो m मान लिए। अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर किए हैं आप सब, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर हो गया। तो एक काम और हम सब थोड़ा सा कर लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा देखिए, p बराबर 3m माने हैं। जब p बराबर 3m माने हैं तो अब इसी p की वैल्यू को हम लोग कंडीशन वाले 1 में रख देते हैं। यहाँ अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो p बराबर हम सब यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखते हैं कि p बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3। ये वाला लिखें या तो आप सब ये वाला लिख सकते हैं, ये ऊपर जो बनाए थे ये वाला, तो इसमें रखें चाहे इसमें रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उसी वाले में रख लेते हैं। चाहे इसमें रख दें और चाहे जो हम लोग माने थे कि 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ जब हम लोग p की वैल्यू रखेंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह क्या रखना है 3m। अब इसका क्या कर दें, वर्ग। अब देखिए 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिए। तो जब वर्ग हो गया तो अब क्या करना है, बस थोड़ा सा काम और बचा है। अब इस 9 को इसके बटे में लाते हैं तो m स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर बटे 9, 3 से काट देते हैं, 3 3 का 9। तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 3। जब इतना हो गया तो जैसे हमने पीछे लिखा था कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, तो वहीं लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अतः क्यों भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर, क्यों भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जब इतना काम हो गया तो अब हम सब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, बस एक लाइन और हमारा हो गया। अब यहाँ बस लिखना है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु इस कथन से
हमें विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है, प्रकट होता है। चूँकि हमारी परिकल्पना गलत है। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि यह परिकल्पना गलत है। क्या लिखेंगे? गलत है। हो गया इतना। अब यहाँ लिख देंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो में इसी के जस्ट आगे वाली बना के लेके आऊँगा। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।